हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितेश जांगेड़, टीम फिजिक्स CLC सीकर। हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके मेजर टेस्ट जो आपको मिड सेशन का मेजर अब से स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले पेपर हुए, पहले भी जब एक बार डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को आप, अगर आपको नहीं आ रहे हैं कोई क्वेश्चन तो आप उनको किसी भी तरह से डिस्कस कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत फिजिक्स में नहीं आएगी। नहीं आते हैं, आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए या किसी भी तरह से आप डाउट काउंटर पे इनको सॉल्व करो। ओके, अब अपन देखो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपना टॉपिक सारे वो 1D या यूनिट डायमेंशन से लेके सारे न्यूटन, NLM और फ्रिक्शन तक के हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, देखिए डायमेंशन पूछिए ml T-2 A-2 की किस स्केल हो। तो वैसे तो आप कैलकुलेट करके, जैसे एक मैं बताऊं आपको कि ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अपन जानते हैं B/A। बी की डायमेंशन की बात करें तो बी की डायमेंशन होती है क्या, यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल होकर 1 मीटर बच गया आपके पास, तो ये बचेगी ml T-2 इंटू L और अपॉन A। तो आपके पास ये आ जाएगा ml2 T-2 A-1। ठीक है, तो ये तो आपकी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ml2 आ रहा है तो अच्छा A-1 आ रहा है, तो ये तो आपका नहीं है। इसी तरह से अगर अपन मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें, चुंबकीय पारगम्यता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो अपने पास ये जानते हैं कि कोई भी आप एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो किसी के कारण भी, जैसे मैं लेता हूं एक सर्कुलर कॉइल के कारण, और वो होता है μ0I/2R। बी की आई गई आपके पास यहाँ से, तो बी की तो डायमेंशन आपके पास आ जाएगी न्यूटन, या सीधा लिखूँ मैं इसको न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन ml T-2, तो ml 0 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, ठीक है, और A-1 μ0 के आपको पूछिए, ठीक है। ये आपके पास आ गई A और ये आपके पास R की आ जाएगी L। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो μ0 की आपके पास आ जाएगी ml T-2, A आपका यहाँ आएगा, तो ये हो गया A-2। तो आपकी डायमेंशन जो है वो परमेबिलिटी के इक्वल आ रही है, तो इसका आंसर होगा 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम लीस्ट काउंट किसका होगा, न्यूनतम अल्पतमाप किसका होगा। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर अपन कैलकुलेट करें पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक होंगे उसका। तो ये पहला, जैसे मैं बताऊं आपको, ये कह रहा है कि 1 mm अल्पतमाप के मुख्य पैमाने, मतलब मुख्य पैमाने जो वर्नियर है उसका मेन स्केल जो है उसका एक डिवीजन 1 mm के है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है 1 mm हो जाएगा, अपॉन वर्नियर के जो है 20 और मैन के कितने, तो इनमें डिफरेंस एक का ही आ रहा है, तो 1 mm आ जाएंगे। अब वर्नियर पर टोटल डिवीजन कितने हैं 20, तो ये आ जाएगा 20, तो आपका पास ये आ गया 0.05 mm। ये उससे भी कम आ रहा है, इसके अंदर सीधा दे ही रखा है आपको पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 1 mm अपॉन 100, ये 1 mm अपॉन 20, तो ये इससे भी कम आएगा, ये इससे भी कम आएगा। लेकिन लास्ट वाले की बात करें कि ये बोल रहा है कि वेवलेंथ की रेंज का इसका मतलब 10⁻⁻10 तक, तो सबसे कम लिस्ट काउंट इसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको डायमेंशंस पूछी गई है अल्फा और बीटा, और पर्टिकुलरली अल्फा की, तो डेफिनेटली अपने को पहले बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीटा आपका यहाँ से आएगा, ये ई की पावर है, ई की पावर पे या लॉग हो या साइन, तो ये अपन सब जानते हैं कि डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपकी आएगी बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, ये आपकी डायमेंशन लेस मतलब 1 मान सकते हो। तो यहाँ से अगर बीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये होती है ml2 T-2 और थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, तो इसको थीटा ही लिख देते हैं ताकि टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, अपॉन L2, ये कैंसिल हो गया, L2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m T-2। अब आपको चाहिए अल्फा, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये पूरी क्वांटिटी भी आपकी डायमेंशन लेस होगी। तो ये है आपका वर्क के अपन जानते हैं ml2 T-2,
अल्फा की चाहिए स्क्वायर, बीटा की आपके पास आ गई एम टी माइनस, ये कैंसिल हो गया, टी माइनस टू कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू आपका आ गया एल। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 l t0। तो इसका आंसर सही हो गया सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a इंटू बी। ए की वैल्यू आपको दे रखी है विद प्रॉपर एरर लिमिट। देखिए ए बी अगर अपने को दे रखा लेट इट इज एक्स, तो यहां अपन लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, अपने को डेल्टा एक्स, लेकिन यहां पर एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स का मतलब ए इंटू बी। तो पहले इसी को यहां कैलकुलेट करके बता दूं, ए इंटू बी, ए की वैल्यू आपके पास 2.5 इंटू 0.1, तो ये आपके पास आ गई 0.25। ठीक है, विद प्रॉपर एरर लिमिट लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो x की वैल्यू तो आपकी ये आ गई जो कि ए बी के इक्वल है। अब डेल्टा x की वैल्यू अपन देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए 0.5, दिस इज 2.5, ये आ गया 0.01 और अपॉन 0.1 और इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स, और वो आपके पास 0.25। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा आपका 1/10 और इंटू 0.25। 10 अगर अपन 50 एलसीएम ले तो 50 लेंगे तो 2 और ये 1 10 ही ले लेते हैं, ये 2 ये 1, तो 3/10 और 0.25। तो ये आपका आ जाएगा 0. ये आएगा 0.075। अब यहां देखिए आप, ये आपको लिखना है कि इसके अंदर अगर अपन देखें इस जो है बी के अंदर ये डिजिट जो आ रही है डेल्टा एक्स के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हैं, तो अपना आंसर उसी में आना चाहिए। इसमें 3 आ रहे हैं तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.08 के इक्वल। तो अब आपकी ये जो वैल्यू आई x प्लस माइनस, तो x की वैल्यू तो आपके आ गई कितनी 0.25 प्लस माइनस ये कितना आ गया 0.08। तो अपना आंसर ये होगा, और ये आपका ऑप्शन है कौन सा, फर्स्ट। तो इसका आंसर हो गया करेक्ट फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो पहले अपने को अगर बीटा की चाहिए अब की बार, तो यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करेंगे और वही साइन के आगे आ रहा है तो ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट तो इसकी रेडियन होगी, लेकिन डायमेंशन लेस मीन्स वंस m0 l0 t0। तो अल्फा की वैल्यू k m l2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1। t यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, लिख भी रखा होगा। तो t आपका टेम्परेचर है, वही थीटा कर देते हैं अपॉन x l। तो ये आपका आ गया m l t माइनस 2, ये आया अल्फा। अब यहां देखिए ये जो U है ये है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब आपका क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो पहले ये अगर U की बात करें एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम V, ठीक है, और ये आपका आ गया अल्फा अपॉन बीटा के, क्योंकि ये साइन भी डायमेंशन लेस ही होगा। अब अपन ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो पुट कर देते हैं एनर्जी डेंसिटी एनर्जी हो गई ml2 t माइनस 2 l3 इक्वल टू अल्फा आपका आ गया ml t माइनस 2 और आ गया बीटा, m से m कैंसिल हो गया, एक l से l कैंसिल हो गया। तो बीटा की वैल्यू देखिए आपके पास क्या आएगी, बीटा को अपन यहाँ ले आते हैं, m कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पर बचेगा देखिए ये L4/2, तो ये आपके पास L2 बचेगा ओनली, और सब हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब आपका ये आंसर जो आया वो आ गया फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, और ये एरर के बारे में है। एरर के अंदर जो रैंडम एरर्स होती है
ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जो एरर आ रही है इट में बी मोर देन और लेस देन टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और अनप्रिडिक्ट होती है कि अपन इसको बता नहीं सकते कि किस कारण से इरेगुलर भी होंगी। तो ये जो ऑप्शन थर्ड इसमें दिख रहा है ये आपका बिल्कुल सही है कि रैंडम एरर अकर इरेगुलर एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, पहला जैसे स्टेटमेंट पढ़े तो एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, जबकि एरर हमेशा इनका क्या आएगी, डिफरेंस आएगी। तो ये गलत हो गया। फिर ये कह रहा है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों, ये भी गलत हो गया आपका। कांस्टेंट एरर, एरर इफेक्ट इज ऑब्जर्वेशन बाय द डिफरेंट अब्रा। जब नाम इसका कांस्टेंट एरर हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सेम अमाउंट से उसको क्या करेगा, डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि नाम ही देख लो आप, इसका कांस्टेंट एरर है। तो आपका ऑप्शन इसमें आएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको ये कह रहा है कि एक मीटर रॉड है, इसकी लेंथ आप सिलेंडर है, लेंथ मापी गई इसकी किससे, मीटर रॉड जिसका लीस्ट काउंट इतना है, इसका व्यास, ठीक है, डायमीटर जो है वो मेजर किया गया एक वर्नियर कैलिपर से, अल्पत माप इतना है, लेंथ इतनी और त्रिज्या इतनी है, आयतन के मापन में त्रुटि। तो एरर इन मेजरमेंट, तो सिलेंडर अगर अपन ले, इसकी लेंथ एल माने, डायमीटर को डी माने, तो वॉल्यूम अपन जानते ही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, या डायमीटर लोगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 और इंटू एल। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू कांस्टेंट है, कोई रोल नहीं होगा, डेल्टा डी अपॉन डी और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, और परसेंटेज करना है तो 100 से इसको बाद में या चलो कर ही देते हैं इंटू 100%, इधर भी आ जाएगा, यूँ लिख देता हूँ डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। अब आप देखिए 2 इंटू मेजरमेंट इन डायमीटर, डायमीटर किससे मेजर किया गया है, उस वर्नियर से, और इसका लिस्ट काउंट है 0.101। डायमीटर एक्चुअल में कितना है इसका 5, सॉरी रेडियस दे रखी है 2, तो डायमीटर हो जाएगा 4, या रेडियस से कर लो, एक ही बात है। डेल्टा एल, डेल्टा एल आपका कितना आ गया 0.1, और ये आ गया आपका 5, और ये आ गया इंटू 100%। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 1/2, 1/2 तो ये आ जाएगा 1/200 प्लस 1/50 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो आ जाएगा 2%, प्लस इसके अंदर आपका आ जाएगा, सॉरी 1/2%, पहले में आएगा 1/2%, सेकंड में आपका आएगा 2, तो सॉल्व करने पर ये आ गया 2.5। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये 2.5 आपका क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन आपका सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये स्क्रू गेज का है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैन स्केल के ऊपर 1 mm और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहला काम इसका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये आ जाएगा आपका 1 mm और अपॉन 100, तो ये आ गया आपका 0.01 mm। ठीक है, मेन स्केल का पार्ट जो रीडिंग है वो 0 mm, तो अगर आपकी रीडिंग लिखोगे तो रीडिंग में आता है पहले मेन स्केल रीडिंग 0 mm प्लस लीस्ट काउंट 0.01, कितने नंबर का डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है, मतलब सामने उसके 52, तो आपका आंसर आ गया 0.52 mm। ठीक है, 0.52 है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये नहीं होगा, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो बाकी सारे, तो इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, 0.52 सेंटीमीटर, तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 4। नेक्स्ट 9, सिंपल सा है, ये पूछ रहा है कि किनके विमाएं समान नहीं है, एनर्जी और बल आघूर्ण
ऊर्जा और बल आघूर्ण, एनर्जी की होती है ml2 T-2, ठीक है। बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी कितनी होगी ml/T-2, तो दोनों सेम आएंगी। बात करते हैं फोर्स, और फोर्स की होती है ml/T-2। आवेग, आवेग होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स जो होता है इट इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम की है, तो मोमेंटम की अपन जानते हैं ml/T-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब इसमें ये दोनों सेम नहीं है, ये फोर्स की हो गई, ये इम्पल्स की हो गई, जो कि सेम नहीं है, तो आपका आंसर आ गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 4 kg की एक बॉडी दे रखी है, इस पे फोर्स दे रखा है, इसका वेलोसिटी पूछा है आफ्टर 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए पहले चाहिएगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अपन जानते हैं ये होता है फोर्स अपॉन मास, डिवाइड करोगे तो ये आएगा T²I², 4 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया T/2J²। अपने को चाहिए इसकी वेलोसिटी, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे dV/dt और T²I² प्लस T/2J²। इंटीग्रेट करते हैं तो सीधा ही लिख रहा हूँ इधर, dV का तो v हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v, इसको इंटीग्रेट करेंगे t के रेस्पेक्ट में T³/3I², T²/2 तो T²/4J²। t की वैल्यू पुट करें 3 सेकेंड, तो ये आ गया 27/3, 9/4, तो ये तो आ गया 9I², और 9/4 लिखोगे तो 2.25J²। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल इंटीग्रेट करना था, तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है सही, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स जो है वो एक्सीलरेटिंग होती किसी ट्रेन के अंदर रखा है, ठीक है, और अब ये बोल रहा है कि ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। देखो ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है, बॉक्स यहां रखा है, इस पर लगेगा स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स के कारण ये पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि बॉक्स जो है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। तो वो तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन फिर किधर लग गया इस बॉक्स पे, आगे की तरफ, तभी ये रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब बॉक्स पर जो ट्रेन की डायरेक्शन के अंदर, मोशन की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है, उसके कारण ये रेस्ट में है। तो आपका ऑप्शन आ गया कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक मास है m, इनिशियली कहाँ है, विराम में, एक कार बोल रहा है 2 सेकंड बाद में पूरब की ओर इतने वेग से। तो अगर अपन डायरेक्शन की बात करें, सॉरी नॉर्थ वेस्ट और साउथ, इधर चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, v से। ये एक समान एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण से चल रही है, तो इस पर लगाया गया बल। तो फोर्स की वैल्यू अपन देखो, अपन लेते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 सेकेंड, तो m v फाइनल v, और आई कैप है ये, तो आई कैप ये रहने देते हैं, आई कैप लिख देते हैं, ये 0 है ये आपका। तो फोर्स की आपकी जो वैल्यू आई वो आपकी आ जाएगी mv/2, और आई कैप, आई कैप का मतलब हो गया ईस्ट में, इसका मतलब फोर्स जो है वो ईस्ट में लगेगा, और वो जो फोर्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा, बाय द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, रोड और टायर के बीच में। तो पहली बात तो ये कि फोर्स लग रहा है ईस्ट में ही, फर्स्ट के अंदर ये ईस्ट ही बोल रहा है, और ये कह रहा है कार के इंजन द्वारा फोर्स जो लगता है, ये फोर्स जो आएगा रिक्वायर्ड होगा, या इतना लग रहा है, ये फ्रिक्शन के कारण लगेगा, इंजन के द्वारा नहीं लगेगा। तो यहां पर ये आ गया इसके अंदर आपका ऑप्शन सेकंड। 13 ये भी सिंपल है, ये आपको इंपल्स दे रखा है, और इंपल्स अपन जानते हैं किसके इक्वल होता है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। मान लो इसको मैं x मान लेता हूं फॉर एग्जांपल,
चेंज इन मोमेंटम को x मान लिया मैंने। अब ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कब होगा, इसका मतलब x को मिनिमाइज करना है। तो x को मिनिमाइज करेंगे तो सीधा सा इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दे। मैंने x को जो है, फिर सुन लो, चेंज इन मोमेंटम माना है, तो इसको सिंपल है डिफरेंशिएट करेंगे तो उधर से क्या आएगा 40t और -40 इक्वल टू 0। सिंपल सा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है। अब देखो एक पर्सन जो है वो लिफ्ट में है, मास मान लो m है उसका। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको ये बताना है कि रिएक्शन किसके इक्वल होगी। अगर पहले केस में ये मान लो A से अपवर्ड आ रही है तो mg नीचे, रिएक्शन ऊपर। ठीक है। तो अगर यहां से अपन न्यूटन लॉ लगाएं तो ये आ गया R माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो ऊपर जाने पर तो रिएक्शन की वैल्यू आएगी G प्लस ए। पहला गलत। लिफ्ट अगर नीचे आएगी, यहीं से समझे अपन। सेकंड केस, लिफ्ट नीचे आएगी तो अपन लिखेंगे एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, और यहां से आर की वैल्यू लिखेंगे एम इंटू जी माइनस ए। जबकि ये क्या बोल रहा है, एक्सीलरेट डाउनवर्ड है, तो आर प्लस ए। ये भी आपका गलत हो गया। वेयर लिफ्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट में अगर है तो सीधा दिख रहा है ए की वैल्यू 0, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी एम जी। ये भी आपका गलत हो गया। तो डेफिनेटली फोर्थ आएगा। वैसे ही देख लो, फ्रीली फॉल है, फ्रीली फॉल का नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होगा जी के इक्वल। ये पर्सन है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन जी, रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, तो एम जी माइनस रिएक्शन इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है जी, तो रिएक्शन कितना आ जाएगा 0। तो फ्रीली फॉल का रिएक्शन कितना आएगा 0। तो आपका ये हो गया फोर्थ करेक्ट। ओके नेक्स्ट। ये कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रखा है। ठीक है। धीरे धीरे 30 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, अप टू 30। तो यहां से इंक्रीज करते करते लास्ट लिया है 30। ठीक है। 4 सेकंड में 2 मीटर नीचे चलता है, नीचे आया। ठीक है। अपने को केवल स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो टाइम और डिस्टेंस कहीं यूज नहीं हो रहे। तो टाइम और डिस्टेंस कहीं अपना यूज नहीं होगा, तो देखिए आप इसमें सीधा सा है, नीचे फिसलना स्टार्ट करता है तो नीचे की तरफ फोर्स एम जी साइन थीटा, और ये हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपन जानते हैं एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू टेन थीटा। और वैसे भी अपन जानते हैं कि वो एंगल जिस पर स्लाइड करना स्टार्ट करता है उसको अपन बोलते हैं इसके बाद ठीक बाद में, तो एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। थीटा आपको 30 दे रखा है, तो ये tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें 1। नेक्स्ट थर्ड कैलकुलेशन है। देखिए ये बोल रहा है स्टैटिक घर्षण मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है केवल नेचर ऑफ सरफेस पे, कि वो जो सरफेस है वो रफ है स्मूथ है, इन बातों पे। एरिया ऑफ कांटेक्ट अपन जानते हैं कहीं नहीं लेते। वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। आपको पहला बोल रहा है कि सीमांत मान मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। ये कह रहा है कि एरिया पर डिपेंड करता है, नहीं करता। और सतह की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सरफेस उस पर इंडिपेंडेंट है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये तो है गलत। गतिज घर्षण का सीमांत मान, हालांकि गतिज में कोई सीमांत नहीं है, कांस्टेंट ही होता लगभग। तो इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो काइनेटिक है चाहे स्टैटिक है, वो दोनों ही जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करते, नेचर ऑफ सरफेस पे निर्भर करते हैं। तो ये आपका हो गया करेक्ट। तो यहां से अगर अपन देखें, फर्स्ट गलत है आपका, सेकंड सही है, तो ऑप्शन दिख रहा है थर्ड। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए एक हॉकी खिलाड़ी उत्तर की ओर गति कर रहा है, तो अगर इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये इधर जा रहा है पहले V1,
और अचानक प्रतिनिधि से बचने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद ये मुड़ गया पश्चिम की ओर। मैं यहाँ बना देता हूँ, इधर मान लो यहाँ है वेलोसिटी, समझने के लिए v2। इस पर लगने वाला फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको आप ये लिख सकते हो v2 प्लस माइनस v1। इसका मतलब आपको v1 की डायरेक्शन चेंज करनी है, और ये जो डेल्टा v है वो रिजल्टेंट है v2 का और माइनस v1 का। इसका मतलब v2 तो इधर है, माइनस v1 आपका इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा डेल्टा v। ठीक है, तो रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में उस पर लगेगा। ये हो गया वेस्ट साउथ, और वो फोर्स हमेशा जब भी कोई मूव करता है तो वो फ्रिक्शन के कारण ही लगेगा, चाहे वो व्हीकल वाला केस था और चाहे ये देख लो आप। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में फ्रिक्शन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसके अंदर आपको ये पूछ रहा है लिफ्ट के साथ नियत वेग से आ रहा है, तो नियत वेग से आ रहा है, इसका मतलब इस पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वही mg sin थीटा और फ्रिक्शन। लेकिन यहां पर वैल्यू g के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन a से, और अभी अभी अपन ने लिफ्ट में देखा था a से नीचे आती है बॉडी। तो यहां पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसका टोटल एक्सीलरेशन जो होगा, सॉरी फोर्स जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, m इंटू जी माइनस ए के। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा वो दोनों ही जगह अपने को g माइनस ए यूज करना है। तो g माइनस ए अगर दोनों जगह यूज करेंगे तो यहाँ पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो m g माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ आ गया म्यू m g माइनस ए कोस थीटा। तो ये तो वैसे कैंसिल हो रहा है, तो म्यू की वैल्यू वापस वही टेन थीटा आएगी। टेन थीटा अपने थीटा कितना दे रखा आपको 30, वही आंसर है इसका, तो टेन 30, और ये आ जाएगा 1/√3। ओके, इसमें आपको ये कह रहा है कि यहां पर इसको चलाना है, उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो फ्रिक्शन यहां भी लगेगा, बी की बात करें तो बी के ऊपर 2 फ्रिक्शन लगेंगे। ठीक है, आगे चल रहा है तो इसके कारण पीछे की तरफ लग जाएगा, ये F1 मान लेते हैं, यहां भी लगेगा पीछे की तरफ F2। अब बात है कि फ्रिक्शन F1 यहां लग रहा है, और ये फ्रिक्शन जो है वो A पर जो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, A पर आगे की तरफ लगेगा F1 और B पर पीछे की तरफ। तो A पर जो फ्रिक्शन लगेगा F1, वो F1 यहां से आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू, यहाँ पर फ्रिक्शन की कोफिशिएंट A और B के बीच में दे रखा 0.2, मास दे रखा 100 kg A का, तो यहाँ पर ये 100 kg, तो 0.2 इंटू 100 इंटू 10, तो ये आपका आ गया 100 न्यूटन। बात आती है F2 की। F2 यहां पर लग रहा है फ्रिक्शन, दोनों का मास यूज होगा, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज होगा, ये याद दे रखा आपको 0.3, मास हो गया 100 और 300, और इंटू जी की वैल्यू आ गई 10, तो ये आपका आ गया 900 न्यूटन। तो बी को चलाने के लिए यहाँ पर जो टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा वो F1 प्लस F2 के इक्वल होगा, और F1 प्लस F2 हो गया, F1 आपका फ्रिक्शन आया कितना, अरे 2 है, सॉरी 200 आएगा। ठीक है, तो 200 प्लस ये आपका 900, तो आपका आ गया 1100 न्यूटन। तो टोटल इतना फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा। ओके, और आपका आंसर आ गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीडिंग बतानी है डायनामीटर की। रीडिंग का मतलब होगा यहां पर जो टेंशन आ रही है T, दोनों साइड में सेम आएगी, तो यहां पर जो स्प्रिंग होगी इसमें यहां जो टेंशन आएगी दोनों साइड में इक्वल होगी, एक टेंशन इसको सपोर्ट देगी, एक टेंशन इसको रीडिंग देगी। तो टेंशन कैलकुलेट करना है, दोनों साइड में फोर्स डिफरेंट है। पहला काम ए कैलकुलेट करें, ए हो गया टोटल फोर्स हो गया 50 इधर 30 इधर, 50 माइनस 30, टोटल मास हो गया 6 प्लस, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई सी एक बॉडी ले लो,
उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ 6 kg वाली, इस पर इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और इधर ही चल रही है ए से, ये इधर आ गई टेंशन टी और वही इससे कनेक्ट है, ये टेंशन टी ये टी। सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू ए। ठीक है, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50 माइनस 12, ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आ गया 38 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा ध्यान देंगे कैलकुलेट क्या करना है तो बिल्कुल इजीली आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ओरिजिन पे रखा है, 3 फोर्स लग रहे, ये कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्थिति पोजीशन। तो अपन सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेंगे इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहला काम इसका एक्सीलरेशन F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन मास। ठीक है, तो मास तो 1 है ही, ऐड कर लेते हैं। देखो 2i कैप यहाँ है नहीं, माइनस का 4i कैप, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 2i कैप। मास तो 1 है। j कैप माइनस 2j कैप प्लस 2j कैप कैंसिल, ये बच गया 4j कैप। k कैप प्लस का माइनस का 0, k है नहीं, तो आपका एक्सीलरेशन ये आ गया। ठीक है, अब आपको पोजीशन चाहिए तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पोजीशन पूछिए 0, इनिशियल वेलोसिटी हाफ। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 बच गया, 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप, मतलब x कंपोनेंट माइनस का 4 होगा और j कंपोनेंट 8 होगा। तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसकी वेलोसिटी के बारे में पूछा है, इसकी पोजीशन दे रखी है और ये कह रहा है कि ये सारे के सारे कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी अपन जानते हैं dx बाई dt, ए कांस्टेंट, e की पावर माइनस पी टी का एक डिफरेंशिएशन होगा माइनस पी e की पावर माइनस पी टी प्लस b और q और e की पावर क्यू टी। यहां से अगर अपन देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये नेगेटिव है लेकिन ये नीचे आएगा तो प्लस का होगा। ठीक है, या चलो अपन ऐसा करते हैं और एक्सीलरेशन देख लेते हैं dv बाई dt, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो, फिर एक्सीलरेशन उसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्सीलरेशन के लिए तो e की पावर माइनस पी टी का एक बार p और आ जाएगा, तो माइनस पी और आएगा तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर और e की पावर माइनस पी टी प्लस ये पॉजिटिव है बी क्यू स्क्वायर ई की पावर क्यू टी। आप इसको यूँ लिख सकते हो ए पी स्क्वायर ई की पावर पी टी प्लस बी क्यू स्क्वायर ई, सॉरी ये तो ऊपर ही रहेगा, ई की पावर क्यू टी। आप देख लो इसमें अगर अपन टाइम के साथ साथ ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ से देख सकते हो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये आएगा माइनस ए पी अपॉन ई की पावर पी टी प्लस बी क्यू ई की पावर क्यू टी। टाइम के साथ साथ ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये तो इंक्रीज ही होगी। ये वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है लेकिन पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगी, तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी। माइनस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्लस वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। या यहां से देख लो, इसमें कहीं पर भी ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें ए कहीं नेगेटिव नहीं आएगा, टाइम कुछ भी रख लो। तो ए पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कांस्टेंट रूप से नहीं बढ़ेगी, ये आ रहा है। ठीक है, हाँ
सिंपल सा है, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी फंक्शन किसका है, एक्स का, तो सिंपल सा है ए इक्वल टू जानते हैं वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू 3x² माइनस 4x डी बाई डी एक्स, 3x² माइनस 4x, 3x² माइनस 4x इंटू ये आ जाएगा 6x माइनस 4, ठीक है, सीधा दे रखा है, ऑप्शन पास। हाँ, अब देखिए इसमें ये आपको दे रखे 4 ग्राफ, कोई पोजीशन टाइम में, वेलोसिटी पोजीशन में, इनमें से कह रहा 3 तो एक जैसे हैं, बाकी एक डिफरेंट है। तो आप पहले को एनालिसिस करें अपन फर्स्ट का। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई 0, उसके बाद इंक्रीज हुई अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंक्रीज हुई और ये नेगेटिव में। तो पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 0 हुई फिर इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज 0 हो गई, फिर इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम, ठीक है। ये देखो, अब बात करें एक बार फोर्थ को देख लें, फोर्थ में भी तो यही हो रहा है। इसमें ये नहीं बोला कि मतलब सेम चेंज आना चाहिए, हो रहा कैसे चेंज है, इसमें भी देखो वेलोसिटी डिक्रीज 0 फिर इंक्रीज अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। इसमें पोजीशन और टाइम दे रखा है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ का अगर स्लोप देखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, v को, तो v इक्वल टू dx बाई dt, और dx बाई dt क्या हो गया, स्लोप। यहां से यहां तक देखें, इससे थोड़ा पहले अब से, तो स्लोप इंक्लिनेशन इधर आएगा, स्लोप है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो अपन उसके बाद में एंगल कंटिन्यूस कम होता जा रहा है, यहां पर लोगे स्लोप, ये एंगल आएगा, यहां पर ये हुआ, एंगल कंटिन्यूस कम होता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप कंटिन्यूस कम हो रहा है, तो वेलोसिटी कम हो रहा है। टॉप पॉइंट पे देखें, स्लोप ये आएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का स्लोप अपन जानते हैं कितना होता है, 0। इसके बाद में आप कहीं पर भी लोगे, इस पॉइंट पे मान लो इधर नीचे की तरफ इधर आ रही है, तो यहां पर स्लोप लोगे, स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, और स्लोप की वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रही है 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैल्यूज के बारे में इसने नहीं बोला कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, लेकिन हो सब में एक जैसा ही रहा। अब इसकी बात करो, इसमें केवल देखो यहां तक जाएं अपन, यहां पर स्लोप बनाएंगे पॉजिटिव, लेकिन यहां से यहां तक स्लोप कंटिन्यूस इंक्रीज होगा, इसके बाद स्लोप डिक्रीज और यहां के 0। तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज, फिर 0, जबकि इनमें क्या हुआ था, कंटिन्यूस डिक्रीज 0 देन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर डायरेक्शन तो एक ही है, क्योंकि यहां पर भी स्लोप बनाओगे तो इंक्लिनेशन इधर ही आएगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है, जबकि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ जो है वो आपका बाकी सबसे डिफरेंट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा ही है। आपको ये बोल रहा है कि ए जो है वो इसके साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। v और x में ग्राफ दे रखा है, ये अपने को साफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस c, y की जगह आपका v आ गया, m हो गया स्लोप, स्लोप इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड में माइनस में आएगा, ये एंगल अगर आप थीटा मान लेते हो तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/2, तो ये माइनस का 2, वहां पर x सही, इंटरसेप्ट आपका आ रहा है 4, ठीक है। लेकिन आपको ये कह रहा है कि a कैलकुलेट करना है, तो वापस अभी एक क्वेश्चन किया था अपन ने, v आपको फंक्शन दे रखा है x का, तो a की वैल्यू अगेन v इंटू dv बाई dx, तो v की वैल्यू तो -2x प्लस 4, और मैं सीधा ही लिख रहा हूं, इस v का आप x के रेस्पेक्ट में करोगे, ये तो 0 हो गया, x के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया माइनस का 2, मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस 4x और माइनस का 8। ओके, तो आपका ये ऑप्शन जो है फोर्थ इसमें करेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव द सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलते ही उसको है
जिसके अंदर देखो वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट हो, वेलोसिटी अपन बोलेंगे स्पीड, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड या मैग्नीट्यूड बोल दो, प्लस डायरेक्शन, ये दोनों मिलाकर जब कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलेंगे। अब यूनिफॉर्म के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसका मतलब स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही वो मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में होता है और रिटर्न भी नहीं होनी चाहिए, तो ही यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट रिटर्न। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहे एवरेज वेलोसिटी लो, इंस्टेंटेनियस लो, कोई भी लो, सब कुछ सेम आएगा, क्योंकि न तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है नहीं डायरेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि एक समान गति में औसत और तात्कालिक वेग मान समान होता है, बिल्कुल सही है। एक समान गति में किसी भी वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है, ये गलत है। वेग बढ़ता थोड़ी है, वेग तो कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। तो आपका ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक लिफ्ट का क्वेश्चन है। 8th फ्लोर से 4th तक आ रही है और पहुंचकर रुक जाती है। ठीक है, ये मान लो 8th फ्लोर से चली, ये 4th फ्लोर पर आकर रुक गई, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो आकर रुक रही है, पहली बात तो ये आ रही है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी तो हो गई नीचे की तरफ, ये हो गई इसकी पोजीशन x, यहां पर है। ठीक है, अब यहां देखो आप नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। देखो अपन जानते हैं कि ये ऊपर की तरफ की वैल्यूज को पॉजिटिव माना जाता है। x यहां पर बोला है, अगर x डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 8 से इधर आ रही है, पहले डिस्प्लेसमेंट इतना था, बाद में डिस्प्लेसमेंट इतना, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो इसका मतलब x जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नंबर 1। ऊपर वाली डायरेक्शन अपन जानते हैं पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आ रही है, रुकी वो अलग बात है, लेकिन आ किधर रही थी, नीचे, तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई उसकी, नीचे आ रही है, नेगेटिव। लेकिन ये पहुंच रही है, पहुंचकर रुक जाती है, रुकेगी तब इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन v के अपोजिट होगी, तो a इधर आएगा। तो a की डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, तो यहां पर इसका मतलब a जो आया वो अपना पॉजिटिव हुआ। यहां पर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये x नहीं, यहां थी डिस्प्ले, पहले पोजीशन ये थी, बाद में पोजीशन ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जा रहा है x की वैल्यू, इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, v नेगेटिव और a पॉजिटिव। तो आप देख लो इसमें कौन सा बैठ रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट ही आ रहा है, लेस देन 0 नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट करेक्ट हो गया। 28 अपने को एक टैप नल दे रखा है और ये यहां से दे रखा है 9.8 मीटर की हाइट पर। पहली बूंद फर्श से टकराती है, फर्स्ट बॉल ड्रॉप जस्ट स्ट्राइक टू सरफेस, देन थर्ड ड्रॉप लीव द टेप, नल को यहां से छोड़ती है, तो सेकंड यहां कहीं होगी, और ये रेगुलर इंटरवल से जो है वो आ रही है। अब रेगुलर इंटरवल से अगर 1D के अंदर बात करें, रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल है टी टी टी, पहले x की, फिर 3x, फिर 5x एंड सो ऑन, तो ये डिस्टेंस आपकी x होगी यहां से यहां तक की, अगर माने तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई 3x, तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी 4x जो आई वो आ गई 9.8, तो x की वैल्यू आपकी 9.8/4, तो ये आ गया 2.25। लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है, सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन जब फर्स्ट स्ट्राइक करती है, तो सेकेंड ड्रॉप यहां पर है सरफेस से, कितनी डिस्टेंस पर, 3x, तो इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये 3x पर है, 3, वो आ गया 2.25 या कितना आएगा देख लेना आप, तो
6 पॉइंट, ये शायद इतना नहीं आएगा, ये आ गया कितना 2, ये बच गया 1, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 4 आएगा, सॉरी 4 5 आएगा, तो ये 4 5 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट देख लो कितना आ रहा है, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ऊपर से x 3x 5x 7x इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया कौन सा, फोर्थ, वो 4 5 आएगा 2.44। हाँ 29, एक नदी क्षैतिज पुल पर बना है, मतलब पुल बना है, ठीक है। ये पुल मान लो यहां से 6 मीटर पर सेकंड से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका, ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है। 6 सेकंड के बाद पानी की सतह से टकराता है, सतह पर ऊपर मतलब टकराता है H, ठीक है। या इसको डायग्राम को देखो, पानी की सतह ये हो गई, पुल ये बना हुआ है, मान लो ये ब्रिज है, यहां से ऊपर फेंका 6 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाके यूं आके पानी की सतह से टकराएगा, और मान लो ब्रिज जो है पुल है उसकी हाइट H है, ठीक है। अब आपको H कैलकुलेट करना है, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, इसके अंदर H नीचे की तरफ हो गया, वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे। जब इनको सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा -ut प्लस हाफ, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का H होगा, u प्लस मानोगे प्लस का, नीचे की तरफ जी माइनस का, तो ये दोनों माइनस के होंगे, इसकी बजाय इसको एक को बना दो, एक ही बात है। अब 6 से फेंका, कितने टाइम के बाद, 6 सेकंड के बाद आके टकराया, 1/2, ये हो गया 10 और ये हो गया 36, तो ये आ गया माइनस का 36 प्लस 36 इंटू 5, तो एक कम करके इसको 36 इंटू 4 ही कर लो, तो ये आ जाएगा 4 और 14, 144 मीटर, ठीक है। तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा। हाँ ये अभी जो बताया वही, सेकंड और फोर्थ सेकंड में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली। एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी बॉडी को अपन ने u = 0 से, तो पहले 1 सेकंड के अंदर दूरी हमेशा 5 मीटर आएगी, ठीक है। h = इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, 10 और 1 का स्क्वायर, ये हमेशा 5 आएगी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेकंड, इसको मैं x मान लेता हूं 5 मीटर। उसके बाद आपका ये आ गया सेकंड, इसमें आएगी 3x, फिर आपका आ गया थर्ड सेकंड, ये आ गई आपकी 5, फिर आपका आ जाएगा फोर्थ सेकंड, ये आपका आएगा 7x, ठीक है। तो यहां पर देखो कौन कौन से में बोल रहा है, सेकंड में, सेकंड के अंदर, दूसरे सेकंड के अंदर 3x डिस्टेंस तय करेगा। x हमेशा फर्स्ट सेकंड में हमेशा 5 मीटर आएगी, ड्रॉप करोगे तो ये आपकी डिस्टेंस यहां से आ गई 3 × 5 15 मीटर। थर्ड में नहीं पूछी, फोर्थ में कितनी आएगी 7, तो ये हो गई 7 × 5 35 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस देख लो कितनी आ गई, 50 मीटर। ओके, तो आपका आंसर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 प्रोजेक्टर आर मूविंग इन डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ पे मूव कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, क्योंकि आपने मान लो प्रोजेक्टाइल ये लिया, ये u थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। किसी टाइम वेलोसिटी लोगे वर्टिकल में तो ये आएगा u sin थीटा माइनस gt, पहले की u1 sin थीटा 1, दूसरे की v2 u2 sin थीटा 2 माइनस gt। रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो ये आएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। और इसका रीजन ये है कि इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन, अगर मैं रिलेटिव दोनों कितने प्रोजेक्टाइल हो सबका जी नीचे की तरफ काम करेगा, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों का सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा जीरो आएगा कितने ही प्रोजेक्टाइल हो। रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी वैसे चेंज नहीं होगी, और वैसे अपन ने देख भी लिया कितना आ रहा है, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो यहां पर ये कह रहा है कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों चेंज नहीं होगा? रिलेटिव एक्सीलरेशन बिटवीन एनी ऑफ द पेयर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जीरो, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इसी कारण से नहीं हो रहा, तो जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बातें दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका वेक्टर का मान लीजिए 3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से उत्तर की ओर, अच्छा पार्टिकल है सॉरी, उत्तर की ओर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, दूसरा कण भी पश्चिम दिशा में, तो वो डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये पार्टिकल ए इधर मूव कर रहा है, पार्टिकल बी इधर मूव कर रहा है। अपने को कैलकुलेट करनी है बी के सापेक्ष ए का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए 3 है, कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, नॉर्थ को लेते हैं जे कैप, माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है? 4, और वो किधर दे रखी है? पश्चिम, पश्चिम को लेते हैं माइनस जे माइनस आई कैप, ये आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप। तो आप देखिए ये आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है आई प्लस का जे प्लस का, आई प्लस का जे प्लस का, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में आ गई, ठीक है। अब बात आती है एंगल की, तो एंगल देख लेते हैं। इधर वेलोसिटी आपकी आ गई बी की दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर है, ये दे रखी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, यह ले लो, एंगल यहाँ से लो, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो थीटा ये 37 का होता है। एंगल कहाँ से आ रहा है? ईस्ट से, तो इसको बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे इसको। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? थर्ड। हाँ जा, मैग्नीट्यूड और चाहिए अपने को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो देख लो, 5 आ जाएगा, ए बी, ये मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सेकंड आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको वी स्क्वायर में और एस में ग्राफ दे रखा है, तो ये डेफिनेटली अगर इसको आप लिखोगे y इक्वल टू mx प्लस सी, y की जगह आपका आ रहा है वी स्क्वायर, एम स्लोप अपने को नहीं दे रखा तो कुछ तो होगा ही, कांस्टेंट होगा जो भी है, ठीक है। एम मान ले एक बार, x की जगह s दे रखा है, सी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के बारे में नहीं पता, एक बार सी लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपको वी स्क्वायर और एस में दे रखा है, तो डेफिनेटली ये थर्ड इक्वेशन को शो करेगा। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन अपन जानते हैं ये होता है सी की जगह इंटरसेप्ट की जगह यू स्क्वायर 2as। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ओर नॉन जीरो है, और यहां पर देखो ये आपका, इसकी बात करें ये एक्सीलरेशन, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आ रहा है कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सुन लो, स्ट्रेट लाइन, इसमें एस की हमारा एम की जगह पर ने 2a लिखा है, एम है यहाँ पर स्लोप, स्लोप है किसका? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब ए की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आएगा। फर्स्ट जो है वो दिया गया ग्राफ एक समान रूप से त्वरित गति को दर्शाता, सही है, क्योंकि अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। सेकंड है कण का प्रारंभिक वेग शून्य, नहीं, कुछ तो होगा, वो ग्राफ से देख लो, मैंने यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, जो भी दे रखा है।
एस टी ग्राफ जो आएगा वो पैराबोलिक, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस इक्वल टू अपन लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी में और एस में ग्राफ पैराबोलिक आएगा, तीनों सही है। सॉरी, कण का प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है जबकि ये नॉन जीरो है, तो ये सेकंड आपका रॉन्ग हो गया, मैं इसको पढ़ गया था नॉन जीरो। ओके, तो ये बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जो कि नहीं है, इसका मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको x की वैल्यू दे रखी है, इससे ये स्टेटमेंट्स को देखना है। पहला स्टेटमेंट देख लो, कण कभी भी अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस नहीं आता। देखते हैं, अगर कोई पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आ गया तो उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है x वो 0 हो जाएगा, तो 0 देखो ये आ गया, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा टी, तो यहां से टी की वैल्यू एक तो 0 आ गई, वो तो चला ही था, यहां से टी की वैल्यू लोगे कितना, अल्फा अपॉन बीटा, तो इतने टाइम के बाद में ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ये कह रहा है कभी भी नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया, और गलत ही पूछा है, यही हो गया आंसर आपका। बाकी को चेक करना चाहो, 2 अल्फा माइनस इतने समय के बाद आराम का मतलब विराम में आ जाता है, तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, dx बाई डी टी 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर, विराम पे आने का मतलब ये 0, तो यहां से t कॉमन आ गया, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा टी इक्वल टू 0, तो एक तो t इक्वल टू 0 ये तो शुरू करता है, उसके बाद में कितना टाइम यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 अल्फा अपॉन 3 बीटा, इतने टाइम के बाद ये विराम में आ गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है। प्रारंभिक वेग 0 है, ये रहा वेग, प्रारंभिक का मतलब t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 रखो, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, प्रारंभिक वेग 0 सही है। कण का प्रारंभिक त्वरण अशून्य है, अब ए कैलकुलेट करोगे तो ये होगा dv बाई डी टी, इसको सॉल्व किया 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, सॉरी 6 हो जाएगा, 6 बीटा टी, टी इक्वल टू 0 पर ए की वैल्यू माइनस 6 बीटा आएगी, नॉन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए नॉन जीरो, तो पहले 3 स्टेटमेंट सही है, तो पहला गलत था आपका, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 34 सिंपल सा है, तात्कालिक वेग कहाँ ऋणात्मक होगा, जहां पर स्लोप ऋणात्मक होगा, स्लोप है वो नेगेटिव कहाँ होता है, जिधर इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड में आएगा, सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पर इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड में है, तो ई पे 2 वेक्टर दे रखे हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ये ठीक है डार्क में लिख रखा है, तो यहां पर देखो सॉरी, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये आ गया, a माइनस बी का माइनस रूट हटा दो, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर कैंसिल, बी इसको इधर लिया हो तो आपके पास आ गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये 0 आ रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो a 0 हो, ये मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड है, या b 0 कर दो, b को 0 करोगे, a 0 करोगे तो 0 हो जाएगा b 0, या cos थीटा को 0 करो, और cos थीटा 0 करने का मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90, तो या तो a 0 हो या b 0 हो, या दोनों एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर, तो ही ये कंडीशन फॉलो होगी। तो आप देख लो, इसमें पहले में बोल रहा है नॉन जीरो, ठीक है, नहीं होगा, नॉन जीरो बोल रहा है तो मतलब ही नहीं है, आइदर a और b 0 और a एंड b आर परपेंडिकुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सिंपल सा है, इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल पूछ रहा है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, फाइनल पोजीशन आपकी ये, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फाइनल आपकी है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस इनिशियल पोजीशन है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो देख लो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9 आई कैप, माइनस का 4 माइनस का 6 जे कैप, ये 0 हो गया, तो 9 आई, कुछ गलत कर देगा, माइनस 2 और 5 आई, तो ये आ गया, सॉरी 7 आएंगे, माइनस माइनस प्लस 5 ये 7 आएगा, और देखो कोई ये माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा, और आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
तो ये आएगा आपका 49 प्लस 36 जो भी आए देख लो। वैसे देख लो आप इसमें 7i कैप माइनस 6j कैप एक ही ऑप्शन है, सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा। हाँ, टाइम टी के साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से बदलता है। एक्सीलरेशन का परिमाण, तो एक्सीलरेशन का परिमाण पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा dr/dt, तो ये आएगा 30ti कैप, इसका 0 हो गया माइनस 40t j कैप। एक्सीलरेशन चाहिए तो वही dv/dt, एक बार फिर कर लो 30i कैप माइनस 40j कैप, तो इसमें टाइम तो आ ही नहीं रहा, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिंपल सा दिख रहा है 30 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 39, इसके अंदर आपको ये पूछ रहा है कि क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो तीनों प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट कांस्टेंट है, और मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट है u साइन थीटा सबके लिए कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट सबके लिए कांस्टेंट है। अब बात करते हैं रेंज की। R इक्वल टू होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g, इसको लिखेंगे 2u साइन थीटा, u कॉस थीटा और अपॉन g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तीनों के लिए u साइन थीटा भी कांस्टेंट है, इसका मतलब r प्रोपोर्शनल टू आएगा u कॉस थीटा, और u कॉस थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जिसकी रेंज ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ज्यादा, सबसे ज्यादा रेंज किसकी आ रही है, नंबर 3 की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन 2 द 1, तो सबसे कम 1 की है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है इसमें। और अधिकतम ऊंचाई पर एक प्रक्षेप्य का वेग, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, मान लो u से और थीटा से फेंका, यहां पर अपन जानते हैं u cos थीटा, तो u मैक्सिमम हाइट पर u cos थीटा इक्वल टू u/2 हाफ है, तो सीधा सा दिख रहा है cos थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, सॉरी 60। परास और अधिकतम ऊंचाई, तो r अपॉन h चाहिए, ये होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g, और ये होता है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा, g से g कैंसिल, एक साइन से साइन, u स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास आ गया परास और अधिकतम ऊंचाई का अनुपात। तो देखो यहां पर बच गया आपके पास एक साइन थीटा बच गया, नीचे ऊपर बच गया कोस, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, आप इसको यूँ लिख लो 4 अपॉन टेन थीटा, या कोट थीटा कर लो, 4 टेन थीटा की वैल्यू आई गई कितनी 60, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो 4/√3। हाँ 41, किसी तल में गतिशील एक प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी प्रोजेक्टाइल यूँ फेंको पैराबोलिक आएगा, किसी बिल्डिंग से फेंको पैराबोलिक आएगा, बिल्डिंग से ऊपर की तरफ इधर फेंको प्रोजेक्टाइल, ये सब पैराबोलिक होंगे, सही है। प्रक्षेप्य गति में गति के दौरान संवेग कभी भी 0 नहीं होता, बिल्कुल सही है। अगर अपन ये प्रोजेक्टाइल भी लेते हैं तो यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होती, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम स्ट्राइक करेगा, तो जिससे फेंका उससे मोमेंटम कभी भी 0 नहीं होगा, दोनों ही सही है। तो आप देख लो इसमें आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बातों के ऊपर। तो विराम स्थिति से किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये दी गई है, इनिशियल नियत त्वरण के साथ चलती है, विराम से चल रही है, तो देखो फाइनल पोजीशन अपन लेंगे तो h इक्वल टू अपन लिखेंगे s इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को इधर ले आओ,
इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है 3i कैप माइनस 8j कैप, विराम में है, ये हो गया 0 प्लस हाफ। ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4 सेकंड के बाद इतने पर पहुंच जाती है, एक्सीलरेशन चाहिए अपने को, तो ए और 4 का स्क्वायर, और फाइनल पोजीशन आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप इक्वल टू 3i कैप माइनस 8j कैप, और ये आपका आ जाएगा 8a। तो देखिए 8a की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको इधर लिया माइनस i कैप प्लस 12j कैप, तो a की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 1/8i कैप, और 12/8 करोगे तो 4 से काट लो 3/2j कैप। ओके, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज दिस। स्पीड ऑफ रिवर दे रखी है आपको और ईस्ट में फ्लो हो रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, रिवर फ्लो इधर है वी आर, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग एट द साउथ बैंक, यहां खड़ा है, एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेज पाथ। शॉर्टेज पाथ मतलब ठीक बी पे, मतलब ए से चल के ठीक बी पे पहुंचना चाहता है। अब इसका मतलब अगर वो डायरेक्ट इधर चले तो आगे पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसको इधर चलना पड़ेगा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में। और ये हो गया स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल आपका आ गया थीटा। अपन सब जानते हैं इस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो होती है साइन इनवर्स, ठीक है, और वो आ जाएगी वी आर अपॉन वी बी आर। वी बी आर बोल दो, या मैंने ऐसा लिखा है तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स। वी आर रिवर की दे रखी है, स्पीड ऑफ रिवर 10, ये कितनी दे रखी है 20, 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वेस्ट में इधर। क्वेश्चन नंबर 44 सिंपल सा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन है ए डॉट बी शुड बी 0, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई को आई से किया 6, जे को जे से किया -24 और 2p, तो 2p इक्वल टू -16, ये यार 6 और 24 प्लस का 6 24, अच्छा कितना आएगा ये, 4 कम किया 6 कम करोगे तो 18 आएगा शायद, है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी देख लो, ये आ गया आपका 9, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो गया करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, आई प्लस जे के प्लस जे, इनके बीच का एंगल चाहिए। वेक्टर आई जे के की फॉर्म में हो तो हमेशा एंगल ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इससे आएगा। तो कोस इनवर्स ए डॉट बी करें, आई है नहीं 0, जे को जे से किया 1 हो गया, के है नहीं, यही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड लोगे √2, इसका मैग्नीट्यूड लोगे √2, तो आपके पास ये आ गया कोस इनवर्स 1/2, मतलब ये आ गया आपका 1/2 कितने का होता है 60 डिग्री का कोस का, तो ओके। तो ये सिंपल सा ही था पेपर, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप यहाँ से क्लियर कीजिए या आप अपने डाउट काउंटर से क्लियर कीजिए। ओके, आशा करते हैं अच्छा हुआ होगा पेपर, और बाकी के पेपर भी आप बहुत ही अच्छे से दें। जय CLC, थैंक यू।